हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर 3 क्लास 10 साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है मेटल और नॉन मेटल। ये हिंदी मीडियम में है और मेटल और नॉन मेटल को जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु और अधातु। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली धातु और अधातु के विषय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के कुछ ये पूरे एक तरह से रिवीजन चैप्टर्स रहेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि धातु और अधातु में क्या कुछ इस पूरे लेक्चर में कवर होगी। तो सबसे पहला है कि धातु और अधातु के भौतिक तथा रासायनिक गुण हम लोग सीखेंगे। आज धातु की रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, खनिजों से धातु का निष्कर्षण, कोरोजन और उसकी रोकथाम। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे, ठीक है, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धातु के भौतिक गुणों के विषय में। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धातु अक्सर सख्त होते हैं, ठीक है, कठोर होते हैं और रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि आपको एक एक्सेप्शन में दिखाई देता है सोडियम। सोडियम एक अपवाद है क्योंकि यह कठोर नहीं होता है, ठीक है ना, बल्कि भंगुर होता है। कहने का मतलब ये मुलायम होता है, मुलायम होता है जिस वजह से आप सुनते हैं कि सोडियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है ना, जिस तरह हम लोग रबर पनीर को इजली चाकू से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, उसी तरह का धातु यह सोडियम है। ठीक है ना, जिसको आसानी से चाकू की सहायता से भी क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। सीजियम और गैलियम मुलायम होते हैं और हथेली की गर्मी से ही क्या होते हैं, द्रव में बदल जाते हैं। और मरकरी जैसा कि हम जानते हैं, जिसे पारा कहते हैं, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि धातु जो है वो परस्पर, ज़्यादातर धातुएं जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है, कुछ मुलायम होते हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसे हथेली की गर्मी से ही द्रव में बदल जाते हैं। जबकि हमने देखा कि मरकरी जो है हमेशा जो सामान्य तापमान पर है, द्रव अवस्था में ही पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं धातु में एक खास तरह की चमक होती है जिसे हम लोग मेटेलिक साइन या धातुई चमक भी कहते हैं। इसके अलावा धातु में तन्यता होती है, तन्यता या डक्टिलिटी जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना, तन्यता या डक्टिलिटी होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, धातु से पतले पतले तार जो है बनाते हैं। ठीक है, धातु आघातवर्ध है। देखिए आघातवर्ध का मतलब होता है मैलिएबल होते हैं, जिसके कारण हम लोग धातु को पीट पीट कर पतली पतली सीट या चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि धातुएं जो होती है ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, इसलिए धातु का उपयोग बर्तन और बिजली के तार बनाने में किया जाता है। इसके अलावा धातु जो होते हैं ध्वनिक या सोनरस होते हैं। कहने का मतलब जब किसी धातु पर हम प्रहार करते हैं तो इससे खास ध्वनि निकलती है। तो ये जितने भी हैं धातुओं के जो है भौतिक गुण हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों ये धातु के भौतिक गुण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अधातु के भौतिक गुण। ठीक है, अधातु के भौतिक गुण जो होंगे धातु के भौतिक गुण से ठीक विपरीत होंगे। जैसे अधातु अक्सर भंगुर होते हैं, ठीक है ना, और अधातुएं जो है वो तीनों अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, ठोस अवस्था में भी पाया जाता है और गैसियस अवस्था में पाया जाता है। इसमें भी एक हीरा एक अपवाद है, क्योंकि अभी तक की जानकारी के अनुसार ऐसा पता है कि हीरा जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो अधातु में डायमंड, जिसको हम लोग डायमंड भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, डायमंड जो है सबसे हार्ड सब्सटेंस के रूप में जाना जाता है। दूसरा हम लोग जानते हैं कि अधातु में कोई चमक भी नहीं होती है, ठीक है ना, लेकिन आयोडीन में आप देखते हो कि एक चमक होती है। ठीक है, तो एक्सेप्शन है, हर जगह साइंस में हमें अपवाद देखने को मिलती है। ठीक है, अधातु नॉन डक्टाइल होते हैं और नॉन मेलेबल भी होते हैं। ठीक है ना, अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन फिर है कि ग्रेफाइट जो होते हैं वह विद्युत का सुचालक होता है। तो ये जो गुण है बच्चों, ये अधातु के भौतिक गुण माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं धातु के रासायनिक गुण। ठीक है, तो देखिए धातु के रासायनिक गुण जो है भिन्न भिन्न प्रकार से होंगे। पहला है धातु का दहन। ठीक, दहन का मतलब क्या होता है कि कोई भी धातु जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ठीक है ना, जलना प्रारंभ करती है। कहने का मतलब ऑक्साइड बनाना प्रारंभ करती है। ठीक है, जैसे कि
जब हम कॉपर को हवा में गर्म करते हैं तो कॉपर का निर्माण होता है, ठीक है ना, और कॉपर का निर्माण होता है और ऑक्साइड काले रंग का हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कॉपर 2, यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड कॉपर का बन रहा है, कॉपर 2 ऑक्साइड बन रहा है जो कि एक काले रंग का होता है। आप देख रहे हो कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। कॉपर दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, क्यूपरस बनाते हैं, एक क्यूपरिक बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यूपरिक ऑक्साइड को ही हम लोगों ने क्या लिखा है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बना रहा है, जिसका रंग जो है वो काले रंग का है, ठीक है। इसी प्रकार जब हम एल्युमिनियम को हवा में गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप धातु का दहन हो रहा है, ठीक है ना। धातुएं जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बना रही है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कॉपर का ऑक्साइड बनाया, यहाँ पर आप देख रहे हो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक होते हैं बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है ना। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, अभी तो आपने देखा धातु के ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड को बच्चों हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो धातु के ऑक्साइड अक्सर जो होते हैं वह क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अधिकतर जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो एसिड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में अध्ययन भी किया था, ठीक है ना, कि ज़्यादातर धातुएं जो होती है, ठीक है, उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं धातुएं के ऑक्साइड वो एसिड के साथ अभिक्रिया करके लवण को हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा था साल्ट कहते हैं, और जल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटेलिक ऑक्साइड हैं जिसमें अम्लीय तथा क्षारीय दोनों तरह की प्रवृत्ति दिखाई देते हैं। हम लोग ऐसे ही ऑक्साइड को बच्चों कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है अम्ल तथा क्षारक दोनों से प्रतिक्रिया करते हैं और साल्ट और जल बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको यहाँ पर एक एल्युमिनियम ऑक्साइड बताया है। एल्युमिनियम ऑक्साइड बच्चों एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है वो अम्ल और क्षारक से दोनों से प्रतिक्रिया करता है। जैसे कि आप उदाहरण स्वरूप यहाँ पर देख रहे हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रतिक्रिया करके साल्ट और जल बना रहा है। देखिए Al2O3 प्लस 6HCl मिलके AlCl3 बनाया और प्लस वाटर बनाया, ठीक है ना। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी यह प्रतिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है, ठीक है, NaAlO2। देख रहे हो एल्युमिनियम ऑक्साइड एक बार अम्ल से अभिक्रिया किया और एक बार बेस जिसको हम लोग क्षारक बोलते हैं, ठीक है ना, इससे अभिक्रिया किया। तो ऐसे ऑक्साइड्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक, हिंदी में इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो याद रखेंगे बच्चों कि वैसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड जिसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अगला बच्चों कुछ पॉइंट्स नोट में है याद रखने के लिए आपके लिए है कि याद रखेंगे बच्चों ज़्यादातर जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है ना, इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटासियम के जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों वो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। जैसे कि आप देखो सोडियम ऑक्साइड वाटर से अभिक्रिया करके क्षार बना रहा है NaOH, उसी तरह पोटासियम ऑक्साइड वाटर से अभिक्रिया करके क्षार बना रहा है KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीचे बना रहा है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों अलग अलग धातु की ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया अलग अलग गति से होती है, ठीक है। जो भी धातु है ऑक्सीजन से जो प्रतिक्रिया करते हैं उनका गति, उनका रेट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों अलग होता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम और पोटासियम बहुत तेज़ी से क्या करता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है ना, जिससे होता है क्या, उसमें आग पकड़ लेती है। अगर आप खुले एटमॉस्फेयर में लेके आओगे सोडियम और पोटासियम को तो तुरंत क्या होगा, वो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लगेगा और वो जलने लगेगा, ठीक है ना, जो हमें हानि भी पहुंचा सकता है, ठीक। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम और पोटासियम को केरोसिन में भी डुबो के रखते हैं, जिससे कि वो बाहरी जो वातावरण है पर्यावरण में उपस्थित ऑक्सीजन उससे वह अभिक्रिया ना कर सके। हमसे ये सवाल भी पूछा जाता है बच्चों कि सोडियम और पोटासियम को हम लोग केरोसिन में डुबो के क्यों रखते हैं। तो बच्चों आप सिंपल सा जवाब देंगे
कि सोडियम पोटासियम जो होते हैं अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अगर उसे केरोसिन में नहीं डुबाएंगे तो वो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगेंगे। इसीलिए इसे बचाने के लिए हम लोग केरोसिन में से डुबो के रखते हैं। कुछ धातु रूम के तापमान पर अपने ऑक्साइड की एक परत बना लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गए, एल्युमिनियम हो गए, लीड हो गए, जिंक हो गए। ऐसे धातु पर बनी ऑक्साइड की परत से इनको आगे का ऑक्सीकरण रुक जाता है और कोरोजन की रोकथाम होने लगती है। ठीक है, जैसे आयरन गर्म करने पर भी नहीं जलता है, लेकिन लोहे की छीलन को जब हम फ्लेम पे छिड़कते हैं तो बहुत तेज़ी से वह जलने लगता है। ठीक है, उसी तरह कॉपर को गर्म करने पे वह नहीं जलता है, लेकिन आप कॉपर 2 के बनने के कारण काले रंग का हो जाता है। उसी तरह सोना और चांदी जो उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता। तो इन सभी बातों को हमें याद रखना है। इन सभी भी बातों से हमें सवाल जो है पूछा जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन बराबर पूछता है, ठीक है ना, कि सोडियम और पोटासियम को जो है हम लोग केरोसिन में डुबो के क्यों रखते हैं। ठीक है, इसी तरह ये भी सवाल पूछता है हम लोगों से कि आयरन गर्म करने पर नहीं जलता, लेकिन लोहे की छीलन को फ्लेम पे छिड़का जाता है तो वो तेज़ी से जलने लगता है। तो इस तरह के प्रश्न जो है हमसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख दिया है कि ज़्यादातर मेटेलिक ऑक्साइड जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटासियम के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। इसके अलावा ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है एनोडीकरण। ठीक है, एनोडीकरण से क्या समझते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोगों को ये भी सवाल पूछा जाता है कि आप एनोडीकरण से क्या समझते हैं। तो याद रखोगे बच्चों कि अल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत बनने की प्रक्रिया को हम एनोडीकरण कह रहे हैं यहाँ पे। ऐसा करने के लिए एल्युमिनियम से बने सामान को हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम के बने सामान को हम एनोड बनाते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में इसको इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया जाता है। ठीक है ना, ये देखिए एनोडीकरण में ये है, मैंने आपको एक उदाहरण के स्वरूप यहाँ पर बता रहा हूँ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस जब भी हम लोग प्रक्रिया करते हैं तो वहाँ पे हमें एनोडीकरण देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो यह उदाहरण के स्वरूप मैं आपको बता रहा हूँ कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बनने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहला रहा है। तो कैसे बनता है एल्युमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत, इसको आइए समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ऐसा करने के लिए एल्युमिनियम से बने सामान को एनोड बनाया जाता है। ठीक है ना, और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान निकलने वाले ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम को क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। इस तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत बन जाती है और एल्युमिनियम ऑक्साइड की इस परत को आसानी से किसी भी रंग में रंगा जा सकता है, जिससे एल्युमिनियम से बने सामान को सुंदर बनाया जा सकता है। यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में अलग अलग जो है धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिया है धातु और जल की प्रतिक्रिया। ठीक है, तो बच्चों धातु और जल आपस में प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। जो मेटल ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वे जल में घुलकर मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं, लेकिन सभी मेटल धातु एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं करते। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सोडियम और पोटासियम जो है वो तेज़ी से अभिक्रिया करता है क्योंकि वो अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है और इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करता है कि वो उष्मा उसमें से निकलने लगती है। ठीक है, और इससे बनने वाली हाइड्रोजन गैस में क्या होती है, आग लग जाती है। तो बच्चों याद रखेंगे कि धातु और जल आपस में प्रतिक्रिया जरूर करते हैं, ऑक्साइड भी बनाते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वह जल में घुलकर मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं, लेकिन सभी मेटल धातु से एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है ना, उदाहरण के स्वरूप में मैंने आपको सोडियम और पोटासियम का बताया कि सोडियम और पोटासियम जो होते हैं वो तेज़ी से जल से प्रतिक्रिया कर लेते हैं। क्यों जल में ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे रिएक्शन भी देखिए, पोटासियम प्लस हाइड्रोक्साइड मिलकर QHH2 बना रहा है, वापस सोडियम वाटर से अभिक्रिया करके NaOH और हीट बना रहा है। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। अगला देखिए कि कैल्शियम और जल की प्रतिक्रिया कम खतरनाक होती है। इस प्रतिक्रिया में इतनी ऊष्मा नहीं निकलती है जितना कि जिससे कि आग लग जाए। जैसे पोटासियम और सोडियम में हमने देखा कि इतनी ऊष्मा निकली कि आग लग गया, लेकिन कैल्शियम और जल की प्रतिक्रिया जो होती है इतनी खतरनाक नहीं होती है
इसमें ऊष्मा बहुत कम मात्रा में निकलता है, ठीक है ना। इसमें भी लेकिन हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से जो कैल्शियम है वो पानी में तैरने भी लगता है। ये सवाल पूछा भी जाता है हम लोगों से, ठीक है ना, एग्जाम में, कि जब कैल्शियम को जल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कैल्शियम पानी में तैरने लगता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये बुलबुले के कारण कैल्शियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है ना, और वो तैरने लगते हैं, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। डेंसिटी क्या होती है कैल्शियम का, कम हो जाता है वाटर की डेंसिटी से, जिस वजह से वाटर के सरफेस पे आके तैरने लगते हैं। तो याद रखेंगे कैल्शियम प्लस वाटर मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। इसी प्रकार जब आप मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो वो मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन यह गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है, ठीक है ना। इस प्रतिक्रिया में भी हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं और मैग्नीशियम पानी पे तैरने लगता है। तो बच्चों याद रखेंगे, ये सब छोटा छोटा सवाल पूछता है हम लोगों से कि मैग्नीशियम ठंडे पानी से प्रतिक्रिया करता है या गर्म पानी से प्रतिक्रिया करता है। या पूछेगा कि मैग्नीशियम ठंडे पानी से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो बोल देंगे कि मैग्नीशियम ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना, लेकिन मैग्नीशियम गर्म पानी से प्रतिक्रिया करता है, ठीक है ना। और प्रतिक्रिया करने के दौरान जो है हाइड्रोजन गैस बनाता है, और जिस वजह से फिर मैग्नीशियम के जो घनत्व होते हैं वो कम होने लगते हैं, जिस वजह से वो पानी के सरफेस पे तैरने लगता है, ठीक है। आप इसका समीकरण भी लिखेंगे, Mg + H2O गिव्स MgOH का होल 2 + H2, ठीक है ना। मैग्नीशियम है, वाटर से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। इसी गैस की वजह से जो है मैग्नीशियम जो है पानी पे तैरने लगते हैं। अगला देखिए अल्मुनियम आयरन जिंक ना तो ठंडे पानी से अभिक्रिया करता है और ना ही गर्म से अभिक्रिया करता है, लेकिन ये धातु जो है ना भाप से जरूर अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। सोडियम का, पोटासियम का, दूसरा नंबर कैल्शियम और जल की प्रतिक्रिया हमें देखना है। देखो कैल्शियम भी जो है वो मेटल है, ठीक है। सोडियम आपका एक अल्कली है तो दूसरा अल्कलाइन मेटल है, ठीक है। दोनों अगल बगल वाले मेटल हैं, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया देखिए बहुत अंतर हो गया, ठीक है ना। सोडियम पोटासियम अत्यधिक अभिक्रियाशील है, लेकिन कैल्शियम उससे कम अभिक्रियाशील हो रहा है। सोडियम पोटासियम बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन कैल्शियम जो है उतनी तेज़ी से अभिक्रिया नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी तरह हमने देखा मैग्नीशियम ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन गर्म पानी से कर लेता है। उसी तरह ये सब एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है, ठीक है ना बच्चों। हम लोग कोई भी जब उदाहरण या लिखते हैं तो ऐसे ही नहीं लिख देते, इसको जो है लैब में किया गया है एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऐसा देखा गया कि इस धातु के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए गए हैं, ठीक है ना। उस एल्युमिनियम आयरन जिंक के साथ देखा गया ना तो ये ठंडे पानी से अभिक्रिया कर रहा है ना ही गर्म पानी से, लेकिन देखा गया कि यह धातु से अभिक्रिया कर ले रहा है। और बच्चों सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है वो पानी से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करता है, ठीक है ना। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है वो पानी से, चाहे आप ठंडा पानी लेके आओ, गर्म पानी लेके आओ, स्टीम लेके आओ, ये किसी से कोई प्रतिक्रिया करता ही नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं धातु और एसिड की प्रतिक्रिया। तो बच्चों धातु जब एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, पढ़े हम लोग, मेटल प्लस एसिड गिव साल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन जब नाइट्रिक एसिड किसी मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, ठीक है ना। आप एक तो नॉर्मली जानते हैं कि धातु एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके साल्ट हाइड्रोजन गैस बना रहा है, लेकिन एक याद रखेंगे कि नाइट्रिक एसिड जिसको HNO3 हम लोग बोलते हैं, वह किसी मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक परवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये भी सवाल बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। यह हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण कर देता है। अब ऑक्सीकरण कर देगा जिसके कारण जल बन जाता है। अब जल बन जाएगा तो स्वाभाविक हाइड्रोजन गैस बनने का चांसेस कम हो गया। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड का अवकरण हो जाता है और इससे नाइट्रोजन का कोई एक ऑक्साइड बन जाता है, जैसे कि मान लो N2O बन गया या NO बन गया या NO2 बन गया। लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम बहुत ही तनु कहने का मतलब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि जब नाइट्रिक एसिड किसी मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। आपने देखा ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है एक परवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
लेकिन हम लोगों ने इसके विपरीत देखा कि मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है ये तनु कहने का मतलब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया कर ले रहा है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो एकदम दिमाग में नोट कर लेंगे ये चीज़ कि मैग्नीज और मैग्नीशियम जो है बहुत ही तनु नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करता है, बट जनरली मेटल जो है नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वाटर बन जाता है। और रीज़न क्या होगा, क्योंकि एक HNO3 जो है एक प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगला देखिए, जब जिंक के दानेदार टुकड़ों के ऊपर हम लोग जब डालते हैं तनु सल्फ्यूरिक एसिड तो बुलबुले बनते हैं, ठीक है ना, बुलबुले बनते हैं और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया में जिंक सल्फेट बनता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी कि मैग्नीशियम तनु नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब जिंक के दानेदार टुकड़े के ऊपर तनु सल्फ्यूरिक एसिड को हम डालते हैं तो बुलबुले बनते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में जिंक सल्फेट बनता है। ये भी प्रश्न याद रखेंगे कि जिंक जो है H2SO4 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब जिंक के दानेदार टुकड़े के ऊपर हम लोग डाइल्यूट, जिसको तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, उसे जब हम डालते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु की रिएक्टिविटी जो होती है, आप ध्यान देंगे, मैग्नीशियम ज़्यादा है, फिर एल्युमिनियम, फिर ZnFe, इस क्रम में जो है ये रिएक्टिविटी होती है। हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज शुरू में भी पढ़े थे, इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कॉपर कभी भी तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है ना बच्चों, इस चीज़ को याद रखेंगे कि तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु की रिएक्टिविटी का जो ये सीरीज है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन है, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर Zn और फिर Fe, आयरन। अगला है एक्वारेजिया। ठीक है ना, एक्वारेजिया आपने नाम सुना होगा। ये बराबर जो है ये सवाल जो है हम लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ जो है एक्वारेजिया जो है एक तरह का ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल HNO3 और 3 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण से ना ये बना हुआ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे HNO3 को हम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं और HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो जब 1 मोल HNO3 3 मोल HCl से का जो सॉल्यूशन होता है, दोनों को अगर मिक्स कर दो, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड के 3:1 के अनुपात में बना हुआ ताज़ा मिश्रण होता है। एक्वारेजिया में गोल्ड और प्लेटिन तक घुल जाते हैं। ठीक है ना, इतना ज़्यादा इसमें घुलाने की क्षमता होती है। इसका इस्तेमाल जेवर बनाने के काम में किया जाता है। तो याद रखेंगे HNO3, 1 मोल HNO3 और 3 मोल HCl के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं धातु और लवण के विलयन की प्रतिक्रिया। तो बच्चों, जब एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु के साल्ट के साथ अभिक्रिया करता है तो यह अपने से कम प्रतिक्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित करके अपना साल्ट बना लेता है। पिछला चैप्टर में हम लोगों ने इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के रूप में पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि मेटल A साल्ट ऑफ मेटल B से अभिक्रिया करके साल्ट ऑफ मेटल A बना लिया। आप उदाहरण के तौर पे देखो, आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, अतः आयरन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके अपना सल्फेट बना ले रहा है, जिसको आयरन सल्फेट बोल रहे हैं और कॉपर बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब लोहे की कील को हम कॉपर के सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला रंग गायब हो जाता है और विलयन हल्के हरे रंग का हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि जैसे ही लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डाले तो लोहा चूँकि कॉपर सल्फेट से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो कॉपर को वह हटा के लोहा क्या करता है, अपना स्थान उस विलयन में बनाता चला जाता है। ठीक है ना, इसीलिए ऐसा होता है, एक तरह का यह विस्थापन अभिक्रिया है। अब हम बच्चों बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, धातुओं को उनकी प्रतिक्रियाशीलता के अनुसार जो है क्रम में लगाया जाता है। इसी क्रम को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इस सीरीज के अनुसार देखा जाता है कि पोटासियम का नंबर जो है सबसे ऊपर होता है, क्योंकि ये बहुत ही प्रतिक्रियाशील धातु माना जाता है। ठीक है ना, और गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम वगैरह जो होते हैं
बच्चों सबसे नीचे होते हैं, याद रखेंगे, इसको हम लोग नोबल मेटल बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक तरह का बिल्कुल कम, बहुत ही कम लिस्ट जो अभिक्रियाशील होते हैं ना, एकदम कम से कम प्रतिक्रियाशील धातु अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग बताएंगे गोल्ड, सिल्वर का नाम बताएंगे, ठीक है ना। प्लेटिनम भी बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो ये सीरीज आप याद रखोगे। सबसे अत्यधिक प्रतिक्रियाशील आपको दिख रहा है पोटासियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर Zn, फिर Fe, फिर Pb लीड जिसको बोलते हैं, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Hg। यहाँ पे मैंने लिमिट एलिमेंट्स का नाम लिखा है, ठीक है ना, जो हम लोग को क्लास 10 में अध्ययन करना है, ठीक है। ये सीरीज और भी बड़ा है, बट हमें इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au। तो याद रखेंगे पोटासियम जो सबसे अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है, तो वो सभी को क्या करेगा, उनके लवण से विस्थापित कर सकता है, ठीक है ना। उसी तरह सोडियम अपने से नीचे वाले को विस्थापित करेगा, लेकिन मैग्नीशियम कैल्शियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। उसी तरह कैल्शियम सोडियम के लवण से सोडियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। ये चीज़ों को हमें ध्यान देना है। तो रिएक्शन जब भी आपको देगा तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर ही बताना है कि वह अभिक्रिया होगी अथवा वह अभिक्रिया नहीं होगी। आगे देखते हैं धातु और अधातु के बीच प्रतिक्रिया होने का क्या कारण होता है। तो बच्चों, धातु और अधातु के बीच होने वाली प्रतिक्रिया को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक धातु और अधातु का उदाहरण लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम सोडियम और क्लोरीन को ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, ठीक है। और यह भी हम जानते हैं कि कोई भी जो तत्व है अपने नज़दीकी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। ऐसा वो इसलिए चाहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है ना, वो स्टेबिलिटी चाहता है। और दूसरा कि वो अपने बाहरी कक्षा को पूरी तरह से वो भरना चाहता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सोडियम के पास 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन है और बाहरी कक्षा में 1 है। अगर ये 1 हट जाता है तो बाहरी कक्षा में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरे मिलेंगे। तो सोडियम का टेंडेंसी क्या होगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन को किसी तरह वो बाहर करना चाहेगा। और क्लोरीन में देखो 2, 8, 7, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता तो इसका बाहरी कक्षा भर जाएगा, ठीक है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा ताकि वो 2, 8, 8 सीक्वेंस बना दे, और सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन हटाना आसान होगा ताकि वो 2, 8 का सीक्वेंस बना दे। ऐसा करने से ये दोनों जो होंगे आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। तो होगा क्या, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे Na+ बनेगा, और क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ पे Cl- बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर होता कैसे है, क्लोरीन क्या करता है, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक प्रकार का एनर्जी देता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक एनर्जी देना होता है बच्चों, ठीक है ना, जिसको हम लोग साइंस की भाषा में आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि हम सोडियम को यहाँ पे आयनाइज करके गैसियस स्टेट में लाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह उस एनर्जी, फिर अब देखिए क्लोरीन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई ताकि सोडियम के इलेक्ट्रॉन को बाहर करे। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के बाद इसका ये टेंडेंसी होगा कि इलेक्ट्रॉन को हम ग्रहण कैसे करें। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए भी इसको एक एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। उसी एनर्जी के माध्यम से यह बनेगा, फिर से गैसीय स्टेट में आएगा और Cl- बनेगा, ठीक है। अब Na+ और Cl- के बीच क्या होगा, एक एनर्जी, फिर से यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, जिसको हम लोग एक प्रकार का लैटिस एनर्जी बोलते हैं। वो एनर्जी के माध्यम से ये सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि सोडियम पहले Na+ बनने की टेंडेंसी रखेगा, क्लोरीन Cl- बनेगा, और Na+ और Cl- फिर से एक लैटिस एनर्जी को लेके ये एक साल्ट बनाएगा जिसे हम NaCl कहते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब मैंने बताया भी है सोडियम क्लोरीन के साथ कैसे अभिक्रिया करके NaCl बना रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का लॉस हम लोग को पता है ना, ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यह एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है सोडियम के साथ। और क्लोरीन चूँकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, गेन करेगा, तो हम कहेंगे कि इसका जो हो रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अवकरण हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ एक तरह का ये देखा जाए तो ऑक्सीकरण अवकरण के फलस्वरूप भी यहाँ पर जो साल्ट बन रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, NaCl। तो इलेक्ट्रॉनों का कम होना, ठीक है ना बच्चों, याद रखेंगे ऑक्सीकरण होगा
और इलेक्ट्रॉनों का आना जुड़ना अवकरण कहलाता है। और यहाँ पे ये जो Cl है वो एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसे स्पेसीज को हम लोग कहते हैं जो दूसरे को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत करके खुद जो है क्या होता है, अवकृत हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हो NaCl बना है, जिसको हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं। अगला बच्चों देखेंगे आयनिक कंपाउंड के क्या कुछ गुण होते हैं। तो बच्चों आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन के खोने और पाने से जो कंपाउंड बनता है उसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा NaCl में कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खो रहे हैं, जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन खोया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि एक दोनों का हम लोगों ने देखा कि एक खो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, पा रहा है। तो इस तरह जहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना, मेटल और नॉन मेटल के बीच, धातु और अधातु के बीच, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को ही हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो बच्चों आयनिक जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही मजबूत आकर्षण बल होता है, इसलिए रूम के तापमान पर आयनिक कंपाउंड ठोस अवस्था में होते हैं और ये अक्सर भंगुर होते हैं और दबाव डालने पर टुकड़ों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसलिए आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बच्चों बहुत उच्च होता है, ठीक है। जैसे NaCl को ही लो तो उसको आप मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा 1000 डिग्री C टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। आयनिक कंपाउंड पानी में घुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं पानी में बहुत तेज़ी से घुल जाते हैं, पानी में उसके बॉन्ड बहुत तेज़ी से टूटते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं उसके बॉन्ड टूटते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं इनसॉल्युबल अघुलनशील होते हैं। जब आयनिक कंपाउंड विलयन में होता है तो आयनों में गतिशीलता काफ़ी आ जाती है, इसलिए आयनिक कंपाउंड का विलयन विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन जब आयनिक कंपाउंड ठोस अवस्था में रहता है तो बता दूं इसकी इतनी दृढ़ संरचना होती है कि आयनों में गतिशीलता नहीं होती है, इसलिए ठोस अवस्था में आयनिक कंपाउंड जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। ये भी सवाल हमसे पूछा जाता है कि ठोस अवस्था में आयनिक कंपाउंड जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि रीजन है कि उसमें जो है उनका इंटरेक्शंस जो हैं काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। उनके बीच का जो बंधन है बहुत मजबूत होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच के बंधन, ठीक है। लेकिन गलित अवस्था में आयनिक कंपाउंड विद्युत के सुचालक होते हैं, तो याद रखेंगे, ठीक है। गलित अवस्था में मोल्टेन स्टेट में जो है, ठीक है ना, या एक्वस स्टेट में जो है NaCl वो विद्युत के सुचालक होंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो मैंने आपको इस चैप्टर में मेटल नॉन मेटल का सारा कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर का एक रिवीजन दिया। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के जितने भी NCERT के प्रश्न हैं और बीच में जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो इसी तरह हमारे सभी जो लेक्चर है क्लास 10 के, ठीक है, उसको आप कंटिन्यू वॉच करने के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले, ठीक है ना, मैसेज मिल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।